Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another exclusive episode of Manchester United. तो यार पिछले 24 घंटे में मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो भी हुआ है ना, आई थिंक इट डिजर्व्स एन एक्सक्लूसिव एपिसोड, क्योंकि यार पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं जिन पे बात करनी है, पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं जिन पे सोचना पड़ेगा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं कि आपका परसेप्शन और आपकी आइडियोलॉजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय इस कम्युनिटी को। आपको क्या करना है, आपको एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस फैमिली के मेंबर नहीं है तो यार किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं। यार इस एपिसोड को मैंने यार 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, द मेन स्ट्रीम स्टोरी, द बैकअप प्लान एंड द ओले गुनर सोल्शायर स्टोरी। अब देखो, मेन स्ट्रीम स्टोरी में हम उन्हें मैनेजर्स की बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा हाइप्ड अप हैं और जिनके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कंट्रोवर्सी भी है और सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स भी हैं। बैकअप प्लान में हम उनकी बात करेंगे जो कि कहीं ना कहीं पहले नहीं थे, बट पिछले 24 घंटे में इनका नाम भी बहुत ज़्यादा ऊपर है और उसमें कहीं ना कहीं एक सरप्राइजिंग नाम भी है। और लास्ट में यार मैं आपसे एक इमोशनली, चाहे आप उसको इमोशनल वाइज भी कह लो, चाहे आप उसको लॉजिकल वाइज भी कह लो, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा और आपके साथ एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसके रिगार्डिंग मेरे को लगता है कि मेरा पर्सनल है कि आपका ओपिनियन मेरे को उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ या फिर आपकी थिंकिंग भी ऐसी है। लेकिन बात करते हैं अपनी पहली कैटेगरी की, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया की, और सबसे पहला नाम है किसी और का नहीं बल्कि पीएसजी मैनेजर मॉरिसियो पोचेटिनो को। अब यार मैं आपको 2 दिन की स्टोरी बताऊंगा। अब इस स्टोरी की बिल्डअप कहानी जो होती है वो स्टार्ट होती है 20 नवंबर से, जहाँ पे पीएसजी की बोर्ड की मीटिंग होती है और उस बोर्ड की मीटिंग में ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि पीएसजी का बोर्ड यहाँ पे मॉरिसियो पोचेटिनो को सैक करना चाहता है एंड दे विल सैक हिम एज सून एज दे विल फाइंड अ रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट कोई और नहीं बल्कि ज़िनेदिन ज़िदैन है। अब इसके रिगार्डिंग यार ये हुआ 20 नवंबर को, और 21 नवंबर को आपको पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने लेजेंड ओले गुनर सोल्शायर को सैक कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिपोर्ट्स और एनालाइज ये एक तरीके से आर्ग्यू करने लगे कि शायद से यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड और पीएसजी हेड टू हेड जा सकते हैं ज़िनेदिन ज़िदैन के लिए, जो कि मैंने यार अपने 2 घंटे वाले स्ट्रीम में भी आपके सामने पॉइंट उठाया था। लेकिन कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सबसे पहले तो मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहूँगा कि आपको लगता है कि यहाँ पे यूनाइटेड या पीएसजी में से अगर ये दोनों हेड टू हेड जाते हैं तो इनमें से कौन सा वो क्लब होगा जो कि ज़िदैन को एक्चुअली में साइन कर सकता है। अब इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन ये कि यार देखो, उसमें हम जो इस कैटेगरी में हम लोग बात करने वाले हैं, हम उन मैनेजर्स की बात करेंगे जो कि मेरे हिसाब से नेक्स्ट 4 या 5 दिन में यूनाइटेड इनको पक्का फाइनलाइज करने वाली है। या तो 4 या 5 दिन में ये लोग आएंगे या फिर ये लोग आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो ये सीज़न के एंड में आएंगे। वहीं अगर हम पीएसजी की बात करें तो डिस्पाइट कि अगर वो ज़िनेदिन ज़िदैन में इंटरेस्टेड भी हो तो मेरे को ये लगता है कि वो अभी इस समय आई थिंक पीएसजी स्टेबल है, पीएसजी में कहीं ना कहीं सब खुश भी हैं, चाहे बार से ही सही। और ऐसे में पीएसजी ऑल ऑफ अ सडन जस्ट ज़िनेदिन ज़िदैन के लिए या फिर जस्ट यहाँ पे यूनाइटेड ज़िदैन के लिए कूद रही है, वो यहाँ पे मॉरिसियो पोचेटिनो को सैक कर देगी और बिल्कुल ही उसका प्रोजेक्ट उखाड़ के बाहर फेंक देगी। तो ये मेरी तरह से मेरे लिए एक तरीके से सेंस नहीं बनाता। लेकिन जो सेंस बनाता है वो ये है कि यहाँ पे मॉरिसियो पोचेटिनो के जो क्लोज सोर्सेज हैं उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया है कि पोचेटिनो इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वो यहाँ पर यूनाइटेड के लिए साइन कर सकता है 2022 में। और यहाँ पे पीएसजी भी एक तरीके से ऑब्स्टेकल नहीं बनेगी, क्योंकि उनके पास एक इंसेंटिव भी है और एक रीज़न भी है। अगर रीज़न की बात करें तो यहाँ पे वो मानती है कि 2022 के समर में वो ज़िदैन को साइन कर लेंगे। उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि ज़िदैन के, ऐसा मैंने आपको बताया अपने फुटबॉल डेली एपिसोड में, कि ज़िदैन एटलीस्ट समर तक टाइम मांगता है, चाहे किसी भी जॉब का हो, चाहे वो यूनाइटेड हो चाहे कोई और जॉब हो, एटलीस्ट वो समर तक यहाँ पे टाइम मांग रहा है। और दूसरा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको पता है कि ज़िदैन की जो प्रायोरिटी है वो एटलीस्ट पीएसजी की ज़्यादा है प्रायोरिटी ऑर्डर में यूनाइटेड से, तो और सबसे ऊपर तो आपको पता है फ्रेंच नेशनल टीम है। तो यहाँ पे ये 2 रीजंस हैं। अगर इंसेंटिव की बात करें तो यहाँ पे पीएसजी को पता है कि अगर द मोमेंट ज़िदैन एंटर द पीएसजी, यहाँ पे किलियन एम्बापे वाली रेस में पीएसजी का जो पलड़ा है वो बाहर होता हुआ दिख सकता है। मतलब ऐसा पीएसजी मानती है। क्या आपको लगता है कि ज़िदैन के आने से यहाँ पे एम्बापे की डील में पीएसजी का पलड़ा भारी होगा? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और ऐसे में यहाँ पे यूनाइटेड पोचेटिनो को 2022 में साइन कर सकती है। ये इस समय कहीं ना कहीं सिचुएशन बन के आ रही है। इसी के साथ यार बात करते हैं अब ज़िनेदिन ज़िदैन की, जो कि इस समय फैन फेवरेट भी है और आप एक तरीके से कह सकते हो कि बोर्ड फेवरेट भी है। यहाँ तक कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको ड्रीम अपॉइंटमेंट मान के चल रही है। अब यार आपको पता है कि अभी तक हम जितनी भी बात करते हुए आए अपने फुटबॉल डेली एपिसोड्स में, मैं आपके सामने हमेशा एक चीज़ मेंशन करता हूँ कि ज़िदैन को हमेशा डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया जा रहा है बैक चैनल्स के थ्रू। इसका मतलब यार देखो, डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे भी कैसे, क्योंकि ओले गुनर सोल्शायर तब भी मैनेजर था। लेकिन पिछले 24 घंटे में क्योंकि ओले को सैक कर दिया गया है, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि यूनाइटेड ने फॉर्मली पहली बार डायरेक्ट कांटेक्ट किया है ज़िदैन को
और बदले में उनको आंसर मिला है एक बार फिर से नहीं। और ये दूसरी बार है जब जिदेन के रिप्रेजेंटेटिव ने जिदेन की ऑन बिहाफ ऑफ जिदेन यहाँ पे यूनाइटेड को मना कर दिया है। अब इसके पीछे देखो यार बहुत सारे रीज़न है, लेकिन दो सबसे बड़े रीज़न जो बताए जा रहे हैं। पहला रीज़न है कि द लैंग्वेज बैरियर, यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर माना जा रहा है। और दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे जिदेन की जो फैमिली है, पर्टिकुलरली जिदेन की जो वाइफ है, वो अभी भी अड़ी हुई है कि हमको मैनचेस्टर में शिफ्ट नहीं होना, हमको अपनी जो सेटल्ड लाइफ है स्पेन में उसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हिलाना। वी आर हैप्पी हेयर और हमको यहाँ पे मैनचेस्टर में शिफ्ट नहीं होना। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बहुत ही वॉलेटाइल न्यूज़ दे रहा हूँ। जो जिदेन के एजेंट हैं, मेरा नाम भूल गया, उनके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट आ रही है कि वो पर्सनली यहाँ पे जिदेन को परस्यू कर रहे हैं कि वो यहाँ पे यूनाइटेड की जॉब को एक्सेप्ट करें। आपको मैं पहले ही बता दूँ, इस रिपोर्ट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, यानी कि ये सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। और मैं आपको बताऊं तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं इसके सच होने के चांसेस कम है और झूठ के ज़्यादा। बस मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आपके सेंस के हिसाब से और आपके लॉजिक के हिसाब से आप इसको मान भी सकते हैं और नहीं मान सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं उस मैनेजर की जिसको आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने कभी कंसिडर ही नहीं किया ओले के सैक होने के बाद, और मैंने भी नहीं किया। मतलब कंसिडर इसलिए नहीं किया कि वो अच्छा नहीं, बल्कि कंसिडर इसलिए किया क्योंकि आज हम इस एपिसोड में जितने मैनेजर्स की नाम की बात करने वाले हैं उसमें ये मैनेजर हमको लग रहा था कि सबसे पहले मना करेगा, और इसके मना करने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। ये और कोई नहीं बल्कि एएक्स का मैनेजर एरिक टेन हैग है। और आप इसकी स्टोरी सुन के एक्चुअली में सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि अब इसकी स्टोरी की बिल्डअप की बात करें तो यार यहाँ पे अगर हम ओले के सैक होने से पहले की बात करें या फिर ओले के सैक होने की बात की कहानी को देखें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मल्टीपल कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक तरीके से कॉन्टैक्ट किया था और उसमें एरिक टेन हैग का भी एक नाम था। अब इसके रिगार्डिंग यार आपको पता है कि एरिक टेन हैग के रिगार्डिंग हमको लगातार बताया जा रहा है कि एरिक टेन हैग भाई एएक्स को क्यों छोड़ेगा, मतलब एएक्स में ऐसा क्या रीज़न है कि वो एएक्स को छोड़ के यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का मेस को यहाँ पे पकड़ेगा। इवन दो हमें पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, बट स्टिल यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है। और यहाँ पे 2022 की कहानी अलग है और यहाँ पे अभी की कहानी अलग है। अब इसके रिगार्डिंग दो सिनेरियो बन रहे हैं, एक 2022 समर का और एक इस समय का, यानी कि अगले 4 या 5 दिन का। अगर पहले सिनेरियो की बात करें 2022 वाले की, तो यहाँ पे एरिक टेन हैग के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट्स कंफर्म बता रही है कि एरिक टेन हैग ऑलमोस्ट हाँ कर देगा यूनाइटेड को कि वो 2022 के समर में यूनाइटेड की जॉब को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसके दो रीज़न है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड उसको आराम से कन्विंस कर लेगी, और पहला और दूसरा रीज़न होगा कि उसका जो एएक्स का कमिटमेंट है वहाँ पे एएक्स के साथ भी उसका कोई इशू नहीं होगा, एएक्स भी उसको जाने से मना नहीं करेगी। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, यानी कि 4 या 5 दिन की क्या पॉसिबिलिटी है। अब इसके रिगार्डिंग यार रिपोर्ट ये आई है कि रिसेंटली यार एक इंटरव्यू हुआ, और देखो यार जैसा मैं आप बता रहा हूँ, रिसेंटली इंटरव्यू में जब एरिक टेन हैग से पूछा जाता है कि भाई क्या सीन है, तुम यूनाइटेड का क्या सीन है, यूनाइटेड ने कॉन्टैक्ट किया है, क्या कहना चाहोगे तुम इस रूमर्स के बारे में, तो यहाँ पे एरिक टेन हैग ने ये कहा है, मैं कोट करता हूँ कि मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सुना, और जब मेरे को पता ही नहीं है, जब मैंने किसी के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, तो मैं उस चीज़ को जान के, उस चीज़ के बारे में सोच के मैं क्यों टेंशन लेने लगा। अब इसके रिगार्डिंग आप कहोगे तो यार ये तो क्या हुआ, ये तो उसने बात टाल दी, इसने ना हाँ का ना ना का। अब ये रिगार्डिंग इसलिए क्योंकि यार इस समय इंटरनेट पर डिस्कशन इसलिए चल रहे हैं, रिपोर्ट्स इस समय ये आ रहे हैं कि ये वो बंदा था जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि ये फ्रंट फुट पे आके सीधा सीधा मना कर देगा कि मेरा एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं यहाँ पे खुश हूँ, मैं क्यों जाऊँगा, और ये सारे रूमर्स बकवास है। लेकिन इसने यहाँ पे क्लियर कट रिफ्यूज़ नहीं किया, जो कि एक तरीके से यहाँ पर एक रे ऑफ होप बन रहा है यूनाइटेड के लिए। अब इसके रिगार्डिंग यार आप कहोगे कि यार ये तो खामखा फालतू की बात है, फालतू की स्टोरी बनाने के लिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा मैंने ब्रेंडन रॉजर्स के रिगार्डिंग आपको न्यूज़ दी थी कि यहाँ पे रॉजर्स के रिगार्डिंग मेरे को एक्सपेक्टेड था कि वो मना करेगा, लेकिन फ्रंट फुट पे आके मना नहीं करेगा। और मैं एएक्स के रिगार्डिंग ये कह सकता हूँ कि एरिक टेन हैग के रिगार्डिंग मेरे को एक्सपेक्टेड था कि ये उस तरीके से आके बोलेगा जिस तरीके से रॉजर्स ने बोला, यानी कि ये क्लियर कट मना कर देगा, लेकिन इसलिए क्लियर कट मना नहीं करा। अब अगेन इसके रिगार्डिंग यार मैं यही कहूँगा कि आपके लॉजिक और आपके सेंसेस और आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से ये चीज़ चलती है तो आप एग्री करें, और नहीं तो आप डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका इस स्टोरी के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं अपने द बैकअप प्लान की, और इस कैटेगरी में हम लोग उन मैनेजर्स की बात करने वाले हैं जो कि आई थिंक पहले नहीं थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में इनका नाम सबसे ऊपर आया है। सबसे पहले बात करते हैं द इंटरिम मैनेजर्स की। अब देखो यार माइकल कैरिक को यहाँ पे केयरटेकर मैनेजर बना दिया गया है, और यूनाइटेड ने अपने ऑफिशियल क्लब स्टेटमेंट में ये बोला है कि आने वाले मैचेस, बट एज अ क्रिएटर कहो या फिर एज अ फैन कहो, मैं मैक्सिमम चेल्सी तक के मैनेजर को इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि तब तक अगले 4-5 दिनों में यूनाइटेड
इंटरिम मैनेजर तो ऑलमोस्ट अपॉइंट कर ही लेगी अगर परमानेंट मैनेजर वो यहाँ पे फिगर आउट नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि अगर हम इंटरिम मैनेजर्स की शॉर्टलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे राल्फ रांगनिक का नाम है, बट अगेन मैं आपको बता दूँ उसके रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। पहले की बात थी, 2-3 हफ्ते पहले की बात का ये ड्रामा था सब, अभी कुछ भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। दूसरा नाम आ रहा है यहाँ पे लॉरेंट ब्लैंक का। अगेन यार इसका नाम है लेकिन अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कोई कॉन्क्रीट रिपोर्ट या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो तीसरा नाम है वो है यहाँ पे डैरेन फ्लेचर का। अब डैरेन फ्लेचर आप में से अगर कोई नहीं जानता तो मैं बता देता हूँ, वो इस समय यूनाइटेड का टेक्निकल डायरेक्टर है और एज अ प्लेयर उसने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपना यूनाइटेड के मिडफील्ड में ही खेला है। वो ही इज़ अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर इन हिज प्लेइंग डेज और यहाँ पे उसको कहा जा रहा है कि वो डैरेन फ्लेचर एक्चुअली में इंटरिम मैनेजर बन सकता है। और चौथा ऑप्शन है कि यहाँ पे माइकल कैरिक है। अब माइकल कैरिक और डैरेन फ्लेचर दोनों के रिगार्डिंग ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा मिक्स्ड हैं और मैं आपको सच बताऊँ तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। फैंस यहाँ पे एक तरीके से ये कह रहे हैं कि ये क्या बकवास हुई, ये अपॉइंटमेंट एक तरीके से क्लूलेस है। और आपको मैं बताता हूँ कि ये चीज़ ट्रिगर भी इसलिए हुई क्योंकि एक सीनियर ऑफिशियल ने, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑफिशियल ने इनको सपोर्ट करते हुए ये कहा कि वाई नॉट दीज पीपल बिकॉज दे हैव यूनाइटेड डीएनए। और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यूनाइटेड डीएनए का क्या फंडा है यार। जब मैनेजर्स आप अपॉइंट कर रहे हैं तो ये यूनाइटेड डीएनए एक्चुअली में आप साइड रख सकते हैं। आप मैनेजर्स को वो लेके आओ जो कि आपको ट्रॉफी जितवाएंगे, ना कि आप कहीं ना कहीं, मतलब कुल मिला के वही कहना चाह रहे हैं कि मैनेजर्स अपॉइंट करते हुए आप इमोशनल को थोड़ा साइड रख दिया करो और लॉजिकली और कहीं ना कहीं ट्रॉफीज़ के लिए ज़्यादा अपॉइंट किया करो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब लुइस एनरिके की। भैया आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट फैन फेवरेट मैनेजर है जो कि पिछले 24 घंटे में ऊपर निकल के आया है। अब ये स्टोरी यार स्टार्ट होती है उसी तरीके से जिस तरीके से ज़िनेदिन ज़िदान की स्टार्ट हुई थी, यानी कि इसमें सबसे पहला नाम मेंशन किया जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। अब यार स्टोरी के हिसाब से अचानक से एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स, चाहे स्काई स्पोर्ट्स की बात करें, ESPN की बात करें, बहुत बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स यहाँ पे ये रिपोर्ट करने लगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को यहाँ पे एडवाइस किया कि वो लुइस एनरिके को साइन करें अगर यहाँ पर वो ज़िदान को परस्यू करने में फेल हो जाते हैं। और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसका कि विद इन 2-3 घंटे के अंदर जो बैटिंग ऑर्ड्स हैं और लुइस एनरिके एक्चुअली प्राइम कैंडिडेट बन गए थे यूनाइटेड के मैनेजर। अब मैं यूनाइटेड के मैनेजर के लिए नहीं बल्कि उस प्राइम कैंडिडेट बन गए थे बैटिंग ऑर्ड्स में, उसमें नंबर 1 थे कि यहाँ पे इस समय यूनाइटेड किस मैनेजर के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट्स मार रही है। लेकिन जितनी जल्दी ये स्टोरी ऊपर गई थी उतनी जल्दी यार ये स्टोरी नीचे आ गई क्योंकि लुइस एनरिके ने खुद आके एक इंटरव्यू में खुद आके उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया और उन्होंने सिंपली एक बहुत ही क्लेवर और एक तरीके से यूनाइटेड को बैंटर करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इज़ टुडे एन अप्रैल फूल्स डे। या कि कुल मिला के अगर मैं आपको कंक्लूजन स्टेटमेंट दूं तो आप कैसे मान सकते हो कि ये बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ वेरी हैप्पी इन स्पेनिश नेशनल जॉब। और 2022 के वर्ल्ड कप से पहले तो मेरे को लगता ही नहीं कोई चांस है यहाँ पे कि लुइस एनरिके अपनी जॉब छोड़ने वाले हैं। अब कहाँ 2022 का वर्ल्ड कप, तो डेफिनेटली आप मान सकते हो कि लुइस एनरिके इज़ आउट ऑफ द इक्वेशन। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं अपनी तीसरे पॉइंट की जो कि है ओले गुनर सोल्शायर के रिगार्डिंग। और इसके लिए बात करने के लिए आई थिंक हमको शुरू से जाना पड़ेगा, मतलब ओले गुनर सोल्शायर की सैक से ही जाना पड़ेगा। तो यार यूनाइटेड ने अपने ऑफिशियल क्लब स्टेटमेंट में इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओले गुनर सोल्शायर अब यूनाइटेड के मैनेजर नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने अपने क्लब स्टेटमेंट में ये भी कह दिया कि माइकल कैरिक अपने आगे आने वाले 2-3 मैचेस के लिए केयर टेकर होने वाले हैं जब तक यूनाइटेड किसी और को अपॉइंट नहीं करती। वैसे मैं आपको बता दूं माइकल कैरिक भी हो सकता है वो मैनेजर इसको एक इंटरिम मैनेजर के बेसिस पे अपॉइंट कर लें। अब इसके रिगार्डिंग मेरे को नहीं पता कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो इमोशनल है या लॉजिकल है, लेकिन मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ। आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने आपके सामने एक स्टोरी रखी थी कि यहाँ पे जो एक ओले गुनर सोल्शायर ने जो कि ख़राब परफॉर्मेंस के चलते हुए ड्रेसिंग रूम के सामने एक मीटिंग रखी थी और वहाँ पे एक्चुअली मैं उनसे पूछा था कि भाई क्या प्रॉब्लम है और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और वहाँ पे यूनाइटेड के कुछ प्लेयर्स ने एक्चुअली में खड़े होकर कहा था कि जो यूनाइटेड का जो कोचिंग स्टाफ है, जो ओले के असिस्टेंट है, जो बाकी कोचिंग स्टाफ है, वो कॉम्पिटिटिव इनफ नहीं है और वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड को नेक्स्ट लेवल लेके नहीं जा सकता। और उस टाइम ओले के पास ये ऑप्शन था कि वो एक्चुअली में कोचिंग स्टाफ को रिप्लेस कर सकता था और यहाँ पे प्लेयर्स की डिमांड को पूरा कर सकता था, बट नहीं, उसने यहाँ पे प्लेयर के अगेंस्ट जाके अपने कोचिंग स्टाफ को यहाँ पे बचाया। अब आप इसको डम भी कह सकते हो या आप इसको लॉयल्टी भी कह सकते हो, लेकिन
आज जब यहाँ पे ओले गुनार सोल्शायर खुद चला गया तो आज यहाँ पे वो पूरा का पूरा जत्था यहाँ पर बैठा हुआ है, वो पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ है। आई मीन अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर गलती ओले गुनार सोल्शायर की है, अगर गलती उसके आइडियोलॉजी की है, अगर गलती उसके कोचिंग इंस्टिंक्ट्स की है, तो गलती इन सबकी भी है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग हैं जो कि जोसे मोरिनो के अंडर भी फेल हुए थे, और ये वही लोग हैं जो कि आज ओले के अंडर भी फेल हुए हैं। आज ओले नहीं है बट ये लोग यहीं पर हैं। अब इसके रिगार्डिंग दो यहाँ पे आइडियोलॉजीज हैं। पहली आइडियोलॉजी ये है कि कहीं ना कहीं इनको भी यहाँ पे ओले गुनार सोल्शायर के साथ चले जाना चाहिए था, यहाँ पे इनको भी अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि गलती अगर ओले की है तो गलती इनके भी है। वहीं आई थिंक मेरे इस स्टेटमेंट को काउंटर किया जा सकता है, और वो ये कह के करते हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है माइकल कैरिक के लिए कि वो इसको कैसे टर्न डाउन कर दे। और वो आई थिंक उन्होंने एक तरीके से कहा है कि ये उसका मोमेंट हो सकता है शाइन होने के लिए, ये उसका मोमेंट हो सकता है एक तरीके से अपने आप को नेक्स्ट मैन यूनाइटेड मैनेजर बनने के लिए। और इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं आपके सामने लास्ट में क्वेश्चन रखा है, आपके ओपिनियन के रिगार्डिंग क्या यहाँ पे ओले गुनार सोल्शायर के साथ इन कोचिंग स्टाफ को भी जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मेरे को नहीं पता, मैंने आपके सामने ये बात इमोशनली रखी है कि लॉजिकली रखी है, बट मैंने जैसे भी रखी हो मैंने आई थिंक यहाँ पे अनबायस्ड तरीके से रखने की इसको पूरी कोशिश की है। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो डू मेक श्योर कि आप एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए यार स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।